हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और किस लिए बनाया जाता है और क्या क्या रीजन होते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है पासबुक और कैश बुक के बैलेंस को मीट कराने के लिए या मिलाने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पासबुक और कैश बुक का बैलेंस डिफर करता है। पासबुक में बैलेंस कम है और कैश बुक में ज़्यादा है, अक्सर ऐसा होता है, दोनों का बैलेंस मीट नहीं करता है। तो इसीलिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। जो भी रीजंस होते हैं उसके वजह से हमको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। उसमें हम लोग पासबुक और कैश बुक के बैलेंस को मीट कराते हैं। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं बैलेंस ना मिलने के? तो पहला है टाइम गैप बिटवीन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक एंड पासबुक। कुछ कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो कैश बुक में पहले रिकॉर्ड हो जाते हैं और पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं। जैसे कोई भी चेक इशू किया गया तो हम लोग पहले कैश बुक में घटा लेते हैं बैंक कॉलम से, और पासबुक में तभी एंट्री होगा जब तक जिसको चेक दिया गया वो जब तक बैंक में चेक को प्रेजेंट नहीं करेगा पेमेंट के लिए, तब तक पासबुक में बैंक कोई भी एंट्री नहीं करेगा। इसमें हुआ हमारा टाइम गैप, क्योंकि जब तक प्रेजेंट नहीं होगा चेक तब तक तो पासबुक में एंट्री होने वाला नहीं है। तो हमारा कैश बुक घटा रहता है, तो हमको कैश बुक बढ़ाना पड़ता है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ाना पड़ता है बीआरएस में। उसके बाद है ट्रांजेक्शन। सम ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड अर्लियर बाय द बैंक सच एज इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। कुछ कुछ ट्रांजेक्शन है जो बैंक पहले ही रिकॉर्ड कर लेता है मगर उसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है बिजनेस को, तो उस वजह से भी डिफरेंसेस होता है। जैसे बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो उसका एंट्री पहले ही पासबुक में हो जाता है, मगर कैश बुक में तभी एंट्री होगा जब बिजनेस को इन्फॉर्म किया जाएगा कि इतना इंटरेस्ट दिया गया है, तभी कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा। मगर पासबुक का बैलेंस पहले ही बढ़ा दिया जाता है बैंक के जरिए। और बैंक चार्जेस अप्लाई किया गया तो पहले ही घटा दिया था पासबुक में से, और कैश बुक में तभी घटेगा जब इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कोई चार्जेस लगा है अकाउंट में पासबुक में। अगला रीजन है एरर्स। कोई भी गलती होता है बैंक से या जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कैश बुक बनाने का, उससे भी गलती हो जाती है कभी कभी, तो उसको भी हमको बीआरएस में मीट कराना पड़ेगा दोनों का बैलेंस। बीआरएस बनाया इसीलिए जाता है कि कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस हमारा एग्जैक्ट एक्यूरेट एकदम उस डेट पे हमारा बैलेंस बराबर रहना चाहिए, दोनों का पासबुक और कैश बुक का। तो यहाँ पे कुछ कुछ कॉमन कॉजेज है जिसको जो हमको बीआरएस में देखने को मिलेंगे। यहाँ पहला है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया गया है तो चेक जब भी इशू किया जाता है तो कैश बुक के बैंक कॉलम से घटा लिया जाता है उस अमाउंट को, मगर जब तक चेक प्रेजेंट नहीं किया जाएगा बैंक में तब तक पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं होगा। तो इसमें हमको क्या करना है, तो इसमें बीआरएस में हमको ऐड कर लेना है पासबुक के फेवरेबल बैलेंस से जो भी अमाउंट रहेगा, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्योंकि पासबुक में तभी एंट्री होगा जब तक बैंक में चेक प्रेजेंट किया जाएगा। और बैंक में चेक प्रेजेंट कब किया कब नहीं किया उस वो तो जिसके हाथ में चेक है उस पर डिपेंड करता है, और जब तक वो प्रेजेंट नहीं करता है तो कोई भी एंट्री नहीं करेगा बैंक पासबुक में। उसके बाद है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट किया जाता है बैंक में तो हमारा कैश बुक में एंट्री होता है, हम लोग ऐड कर देते हैं बैंक कॉलम से, मगर चेक जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं होगा, हमारा बैलेंस नहीं आएगा बैंक में। चेक डिजोनर भी हो सकता है और चेक क्लियर होने में टाइम भी लगता है, इसीलिए हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ा रहता है तो उसको हमको घटाना पड़ेगा, फेवरेबल बैलेंस को घटाना पड़ेगा। उसके बाद है बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक कोई भी चार्जेस अप्लाई करता है तो बैंक तो पहले चार्जेस अप्लाई करेगा तो पासबुक में घटा लेगा बैंक, मगर उसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहता है बिजनेस को। तो बिजनेस को जब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक वो कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं करेगा। तो उसका क्या करना है, फेवरेबल बैलेंस से हम लोग को घटा लेना है बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक को।
उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक, यानी बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, और बैंक जब भी इंटरेस्ट देता है तो वो पहले पासबुक में एंट्री कर देगा, ऐड कर देगा पासबुक में इंटरेस्ट के अमाउंट को, मगर हमको इन्फॉर्मेशन नहीं होता। जब हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा तभी हम लोग कैश बुक में एंट्री करेंगे, उसका ऐड करेंगे बैंक कॉलम में। तो इसको भी हमको बैंक के फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक में हमको ऐड करना पड़ता है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। उसके बाद है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर्स। कभी कभी होता है कि डेटर्स डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट कर देता है बैंक में हमको बताए बिना, तो हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो बैंक तो पहले अमाउंट को क्रेडिट कर देगा और बैंक में पासबुक में हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा, मगर कैश बुक में हमारा बैलेंस शॉर्ट रहता है तो उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो जब इंफॉर्मेशन मिलेगा तभी कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा, इसीलिए कैश बुक का बैलेंस घटा रहता है। तो हमको बीआरएस में क्या करना है, फेवरेबल बैलेंस में कैश बुक का बैलेंस हमको बढ़ा देना है। जो भी अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द डेटर्स रहेगा, जितना अमाउंट वो हमको ऐड कर लेना है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक में, बीआरएस में। उसके बाद है क्रेडिट ट्रांसफर। तो क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता है, बहुत सारे बैंक को बहुत सारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ रहता है, कहीं से डिविडेंड आता है, कहीं से पेमेंट आता है, उसके बाद डायरेक्टली बैंक में हमारा डिविडेंड भी आता है, इंटरेस्ट आता है, पेमेंट आता है, रेंट वगैरह बहुत सारी चीजें। बिजनेस हर जगह इन्वेस्ट किया जाता है, तो उसका एंट्री पहले पासबुक में हो जाता है। जो भी पेमेंट आएगा पासबुक में एंट्री हो जाएगा, मगर जब तक बिजनेस को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं होगा। तो जो भी क्रेडिट ट्रांसफर है उसका एंट्री तभी होता है जब इंफॉर्मेशन मिलता है कि कोई भी क्रेडिट ट्रांसफर हुआ है। पासबुक जब तक नहीं देखा जाएगा तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। और क्रेडिट ट्रांसफर जब भी होता है तो बैंक के थ्रू हो जाता है, तो बैंक को इन्फॉर्मेशन रहता है, इसीलिए पासबुक में हमारा एंट्री हो जाता है, मगर कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं होता है, तो उसका एंट्री करना पड़ता है हमको कैश बुक में। उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि बहुत सारी जगह को बिजनेस को पेमेंट करना पड़ता है रेगुलरली, तो बैंक क्या करता है, बिजनेस एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे देता है बैंक को। इसका मतलब हर मंथ ये एग्जैक्ट अमाउंट हमको पेमेंट करना है इस जगह पे, इस अकाउंट पे। तो हर मंथ वो अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते रहता है बैंक अकाउंट से। तो पासबुक में पहले एंट्री हो जाएगा, मगर पता कब चलेगा हमको, जब हम पासबुक देखेंगे कि पासबुक में एंट्री हुआ है, उसके बाद ही हम लोग कैशबुक में कोई एंट्री कर सकते हैं। मगर पासबुक में पहले एंट्री हो जाएगा जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर रहेगा हर मंथ का। उसके बाद है डायरेक्ट डेबिट, यानी बिजनेस को कहीं भी रेंट पे किया जाता है, करना होता है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट की करना होता है, तो डायरेक्ट डेबिट का भी ऑप्शन होता है। बहुत सारे ऐप में आप लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट डेबिट का ऑप्शन रहता है, तो हम लोग जब ऑप्शन क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारे अकाउंट से हर मंथ डेबिट होते रहेगा वो सर्टेन अमाउंट, या उससे ज़्यादा भी। इसमें अमाउंट का कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं रहता है, अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है डायरेक्ट डेबिट में। तो उसका एंट्री पहले बैंक पासबुक में कर लेता है, मगर हमको जब इंफॉर्मेशन मिलता है तभी हम लोग कैश बुक में इसका एंट्री कर सकते हैं डायरेक्ट डेबिट का। इरस एंड ओमिशन, इसका मतलब बैंक से कभी गलती हो गया कि अमाउंट कम घटा दिया या ज़्यादा बढ़ा दिया बैंक ने, वो सारी एरर्स का भी एंट्री करना पड़ता है। जब एरर्स हम लोग को पता चलते हैं कि चेक इतने का है मगर आया है इतना अमाउंट, बैंक से गलती हो जाता है, और कभी कभी कैश बुक जो मेंटेन करता है जो इंसान, उससे भी गलती हो जाती है। तो हमको बीआरएस में दोनों तरह की गलतियों को हमको मीट कराना पड़ता है। तो बीआरएस में हमको बैलेंस दिया जाएगा, पहला रहेगा फेवरेबल फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है हमारा, उस पर फिर हमको एंट्री करना पड़ेगा। फिर उसके बाद रहता है क्या,
फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, यानी पासबुक के मुताबिक जो फेवरेबल बैलेंस होता है पासबुक में हमारा, उस पर एंट्री जो भी एरर होता है उसका एंट्री करना है। उसके बाद रहता है ओवर ड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, और फिर ओवर ड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंस, कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस है और पासबुक में नेगेटिव बैलेंस है। तो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक में हमको क्या करना पड़ता है, डेबिट में बैलेंस रहता है तो जो भी एक्सपेंस है जैसे बैंक चार्जेस हुआ, चेक हमारा इशू किया गया मगर चेक प्रेजेंट नहीं किया गया है तो घटा हुआ है कैश बुक, तो हमको ऐड करना पड़ेगा फेवरेबल बैलेंस में। बैंक चार्जेस जो बैंक ने पहले ही डिडक्ट कर लिया है मगर कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है तो उसको हमको घटाना पड़ता है फेवरेबल बैलेंस से। उसके बाद फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो इसका एंट्री भी वैसे ही होता है। बैंक में इंटरेस्ट आया है मगर उसका एंट्री कैश बुक में नहीं किया गया है तो उसका एंट्री हम लोग करेंगे फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक दे दिया जाएगा और हमारा जो भी कैश बुक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, उसका हमको एंट्री करना पड़ेगा। तो उसी तरह हमको एंट्री करना है। उसके बाद ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब कैश बुक का बैलेंस नेगेटिव है, क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस रहेगा तो फेवरेबल बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा यानी ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी नेगेटिव बैलेंस है। तो जो भी पेमेंट आएगा, जैसे पासबुक में पेमेंट आया और मगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है कैश बुक में, तो उसको हमको घटाना पड़ेगा ओवरड्राफ्ट में से। और जैसे कुछ एक्सपेंसेस हुआ है, जैसे बैंक चार्जेस हुआ है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कैश बुक का, तो उसमें ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा क्रेडिट बढ़ेगा। उसके बाद ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, तो पासबुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है मगर कैश बुक का हमारा मीट नहीं करता है तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, फिर हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें। ये चारों चीज में हमको बनाना है कैश बुक और पासबुक के मुताबिक जो भी फेवरेबल बैलेंस है और जो भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो ये सारे मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।